हेलो दोस्तों, जेएसएससी परीक्षा में एक बार फिर सबका स्वागत है। तो आज हम लोग पेपर वन में दो पर्सन होता है, एक इंग्लिश का और एक हिंदी का। तो पेपर वन के हिंदी पोर्शन को कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चाहे वो अनुच्छेद हो या हिंदी व्याकरण का पोर्शन हो, उसको हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि झारखंड उत्पाद सिपाही में, ठीक है, 80 प्रश्न पेपर वन में हिंदी से संबंधित आएगा, जिसमें से 20 प्रश्न जो होंगे ना वो अनुच्छेद से आएंगे। ठीक है, और बाकी के 60 प्रश्न दोस्तों वो आपका हिंदी ग्रामर से आएगा। उसी प्रकार जेएसएससी सीजीएल के पेपर वन में 60 प्रश्न आएगा हिंदी से, जिसमें से 30 प्रश्न होंगे अनुच्छेद का। 30 प्रश्न किसका होगा? अनुच्छेद का होगा। और 30 प्रश्न जो होगा वो हिंदी व्याकरण का होगा। ठीक है, हिंदी व्याकरण का होगा। तो वही पेपर वन के जो हिंदी का पोर्शन है उसका कंप्लीट हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कंप्लीट टॉपिक को यहाँ पास आप इसमें टॉपिक देख सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक जो है इसमें शामिल किया गया है। जैसा कि हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह हो गया, शब्द रचना, अर्थ, वाक्य रचना, शब्द रूप हो गया, संधि हो गया, समास हो गया, क्रिया हो गया, अनेकार्थी शब्द हो गया, विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया, मुहावरा एवं लोकोक्तियाँ, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज हो गया, और वर्तनी हो गया, और अर्थबोध हो गया, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद वगैरह को। ठीक है, चलिए पैसेज वगैरह को पढ़ेंगे इसमें। और आगे है इसके बाद कि हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाली अशुद्धियाँ। ठीक है, तो चलिए फटाफट से हम लोग वीडियो को आरंभ करते हैं। और इसके बाद संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, इन सारे टॉपिकों को इसके बाद अंत में शामिल किया गया है। तो चलिए दोस्तों हम लोग फटाफट से आरंभ करते हैं टॉपिक नंबर 1 से, जिसमें हम लोग हिंदी वर्णमाला और विराम चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए वर्णमाला एक दृष्टि में सबसे पहले हम लोग वर्ण तालिका में पढ़ेंगे। वर्ण तालिका में एक स्वर का होता है और एक व्यंजन का। ठीक है, मतलब हम लोग एक स्वर साइड वाला पढ़ेंगे और फिर व्यंजन साइड वाला पढ़ेंगे। देखिए स्वर में दो तरह के स्वर होगा, एक ह्रस्व स्वर होगा और एक होगा दीर्घ स्वर। ठीक है, तो ह्रस्व स्वर में आ जाएंगे यहाँ पास, इसको जूम आउट करते हैं। ह्रस्व स्वर में आ जाएगा दोस्तों आपका अ, छोटी ई और छोटा ऊ और री। 4 जो वर्ण है यहाँ से वो ह्रस्व स्वर के हैं। दीर्घ में आपके 7 आते हैं। ठीक है, कितने आते हैं? 7 आते हैं। आ आता है, बड़ी ई आता है, बड़ी ऊ आता है, ए ओ आता है। इसमें 7 स्वर आते हैं। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से यदि हम लोग व्यंजन में देखेंगे तो व्यंजन में सबसे पहले आता है स्पर्श व्यंजन। ठीक है, तो क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक, और साथ ही साथ अड़ और अढ़ा। ठीक है, इसमें 27 जो व्यंजन होते हैं वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। 27 व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, और अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं वो 4 व्यंजन होता है, य र ल व। ठीक है, और उसमें व्यंजन जो होता है वो तालम सा, मूर्धन्य सा, धन्य सा और ह होता है। 4 होता है उसमें व्यंजन। और आगत जो होते हैं वो 2 होते हैं, और बाकी के जो संयुक्त व्यंजन होते हैं वो 4 होते हैं। ठीक है, यहाँ पास देख सकते हैं संजोगिया छ, त्र और ज्ञ और स्रा, ये सब संयुक्त व्यंजन है। यदि आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आपको यह PDF जो है दोस्तों केवल 9 रुपया में दिया जा रहा है, 9 रुपीज़। ठीक है, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8709068079 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए तो स्वरों की संख्या यहाँ पास कितनी बताई गई है? तो 11 बताया गया है, और इसमें से व्यंजनों की संख्या जो है 52 में से 41 को यहाँ पास दर्शाया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे है इसके बाद कि उत्क्षिप्त व्यंजन किसको बोलते हैं? तो सड़ा अड़ा को ही उत्क्षिप्त बोलते हैं, और विदेशी व्यंजन जो होते हैं इनको बोलते हैं। ठीक है, ज़्यादा उर्दू में उपयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए अब आगे है स्वरों का वर्गीकरण व उच्चारण स्थान। ठीक है, कि आखिर हम लोग स्वर का उच्चारण स्थान जो करते हैं वो कहाँ से करते हैं। देखिए यहाँ पास दिखाया गया है दोस्तों
कि एक साइड है वर्ण का नाम, एक साइड है उच्चारण का स्थान, एक साइड है ह्रस्व है या दीर्घ है, और उसके बाद है अनुनासिक और मौखिक स्वर। तो देखिए, जो कंठ ध्वनि होगा उसका उच्चारण कंठ से होगा, जैसे आ हो गया। ठीक है। अब देखिए आगे है कि तालव्य ध्वनियाँ, ये तालु से बोली जाएगी, माने मुंह के भीतर की छत का पिछला भाग से बोला जाएगा। इसमें छोटी ई आ जाएगा और बड़ी आ जाएगा। ठीक है, छोटी और बड़ी आ जाएगा। फिर है मूर्धन्य ध्वनियाँ, मुंह के भीतर की छत का अगला भाग से इसमें आवाज़ आता है। ठीक है, इसमें री आ जाएगा और ए ओ औ आ जाएगा। ठीक है, और इसमें दोस्तों जो कंठ तालव्य होगा, ठीक है, कंठ तालव्य जो होगा वो ए और ऐ होगा, और कंठोस्त जो हो जाएगा ओ और औ। ठीक है, तो ओष्ठ प्लस कंठ तो ये हो जाएगा कंठोस्त हो जाएगा ओ और औ, और कंठ प्लस तालु तो ये हो गया कंठ तालव्य, तो हो जाएगा ये ए और ऐ। और मूर्धन्य ध्वनिया में कौन आ जाएगा? तो मूर्धन्य ध्वनिया में आ जाएगा दोस्तों री। मूर्धन्य ध्वनिया में क्या आ जाएगा? री आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ओष्ठ में, देखिए तो ओष्ठ में ओंठ का प्रयोग होगा, इसमें छोटा हुआ जाएगा और बड़ा हुआ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे है इसके बाद की हिंदी वर्णमाला जो है उसका पूर्वावलोकन दिखाया गया है। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उसे क्या बोलते हैं? तो स्वर बोलते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों के अधिक समय लगता है उसको क्या बोलते हैं? तो दीर्घ स्वर बोलते हैं। ह्रस्व स्वर से ज़्यादा समय लगेगा तो दीर्घ स्वर बोलेंगे। ह्रस्व स्वर में कौन कौन आ जाएंगे? तो अ, छोटा ई, छोटा उ और री आ जाएगा। मूल स्वर में भी यही आ जाएंगे। और दोस्तों दीर्घ स्वर में भी यहाँ पास देख सकते हैं आ, बड़ी ई, बड़ी उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये सब दीर्घ स्वर में आ जाएगा। आगत स्वर में यहाँ पास है, अग्र स्वर में है, यहाँ पास मध्य स्वर में है, ठीक है, और पश्य स्वर में है। फिर है समृद्ध स्वर, फिर है इसके बाद अर्ध समृद्ध स्वर, फिर है वितरित स्वर। ठीक है, तो उसी प्रकार के स्वरों के बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है इसके बाद दोस्तों कि व्यंजनों का वर्गीकरण और उच्चारण स्थान। देखिए आपको यहाँ पास घोष भी दिखेगा, ठीक है, मतलब सघोष भी दिखेगा और अघोष भी दिखेगा, अल्प प्राण भी दिखेगा और महाप्राण भी दिखेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं इस सब के बारे में। देखिए सबसे पहले है कंठ ध्वनियाँ। तो कंठ ध्वनिया में क का सभी वर्ग आ जाएगा अंग तक का। ठीक है, और यहाँ पर आप एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो पहला और दूसरा होते हैं ये अघोष होते हैं, और जो तीसरा चौथा और पांचवा होते हैं ये सब सघोष होते हैं। पहला दूसरा अघोष, तीसरा चौथा पांचवा सघोष। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से एक चीज़ और आप समझ लीजिए कि पहला और तीसरा जो होता है और पांचवा जो होता है ये अल्प प्राण होता है। पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण होता है, और जो दूसरा और चौथा होता है ये महाप्राण होता है। ठीक है, चलिए तो कंठ से उच्चारण होगा क वाला सभी वर्ग का, च वाला सभी वर्ग का हो जाएगा इसमें तालव्य से, और ठ ड वाला हो जाएगा मूर्धन्य से, और तथ तथा वाला हो जाएगा दंत से। और दोनों ओष्ठों का प्रयोग होगा, ओंठ में पपो हम्म में ओष्ठ का प्रयोग होगा। तालब में आ जाएगा तालम स मूर्धन सा, ठीक है, और तालम स और या। ठीक है, चलिए आगे है इसके बाद वर्तस्य में। ठीक है, तो वर्तस्य में आ जाएगा दोस्तों धन स र और ल।
मूर्धन्य में याद रखिएगा मूर्धन्य सा आ जाएगा, और बाकी है स्वरीय स्वरदंत और उच्छिप्त। उच्छिप्त के बारे में हम लोग आगे जस्ट अभी पढ़ ही लिए थे। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ पास आप देख लीजिए कि क वाला वर्ण में कौन कौन आएंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से सब वर्ण आपको कम से कम आता होगा। अर्धस्वर में देखिए य और व है अर्धस्वर में, लुंठित व्यंजन में र है और पार्श्विक व्यंजन में ल है। ठीक है, और उष्म संघर्षी व्यंजन में तालम स मूर्धन्य स धन स और ह है। ठीक है, ये उष्म संघर्षी व्यंजन है। उच्छिप्त में सड़ा अढ़ के बारे में हम लोग पढ़ ही लिए थे। और अघोष में प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण, और तालम स मूर्धन्य स धन स ये सब अघोष में है। और सघोष में देख लीजिए तृतीय चतुर्थ और पांचवा वर्ण, और बाकी यहाँ पास दिया गया है। ठीक है, चलिए ज़्यादा डीपली नहीं जानते हैं क्योंकि क्वालिफाइंग इन नेचर का है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या 52 है। कितनी है? 52। पूछा गया है कि छंजोगिया छ कैसे बना है, तो क पर हलंत और मूर्धन्य स पर हलंत, तो छंजोगिया छ बना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे है कि उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है, तो तथ दंत है लेकिन टठ वाला दंत नहीं है। बाकी आप यहाँ पास सब देखे लिए हैं और इसको हम लोग पीछे पढ़ लिए हैं। अयोग वह में आते हैं अंक और अ। ठीक है, और बाकी चीज़ों का रिवीजन हम लोग कर ही लिए हैं। आगे है दोस्तों विराम चिन्ह के बारे में। तो विराम चिन्ह का हम लोग डायरेक्ट नाम पढ़ेंगे और स्किप करेंगे। देखिए, जैसे अल्प विराम ऐसा है, अर्ध विराम ऐसा है, पूर्ण विराम ऐसा है, प्रश्न चिन्ह ऐसा है, आश्चर्य चिन्ह ऐसा है, और निर्देशक चिन्ह डैश जिसको बोलते हैं, इसको संयोजक चिन्ह या समासिक बोलते हैं। कोष्ठ देख लीजिए, अवतरण चिन्ह देख लिए। ठीक है, फिर है उपविराम। ठीक है, और इसे श्री जो कामता प्रसाद गुरु है ना, वो विसर्ग के समकक्ष बताकर मान्यता देने की बात करते हैं। और इसके बाद है विवरण चिन्ह में है, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह में है, लाघव है, लोप है, पाद चिन्ह है, और दीर्घ उच्चारण चिन्ह है, पाद बिंदु है, हंस पद है, और टीका सूचक है। ठीक है, और तुल्यता सूचक है, और समाप्ति सूचक है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे है दोस्तों प्रश्न। तो जितना भी टॉपिक होगा हम लोग सिर्फ टॉपिक का रिवीजन करेंगे। आपको यदि इससे संबंधित प्रश्नों को सोल्व करना है तो आपको मात्र 9 रुपये में PDF दिया जा रहा है, और बेहद ही इंपॉर्टेंट PDF है। ये PDF आपको झारखंड में होने वाला कोई भी एग्ज़ाम में जिसमें पेपर 1 में हिंदी व्याकरण आता है और अनुच्छेद आता है, उसके लिए बेहद ही अमूल्य किताब है। ठीक है, अमूल्य PDF है जो कि आपको मात्र 9 रुपये में दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे है दोस्तों टॉपिक नंबर 2। इसमें है शब्द रचना, अर्थ और वाक्य रचना के बारे में। देखिए, सबसे पहले है अक्षर किसे कहते हैं। देखिए, वह ध्वनि या ध्वनि समूह जिसका उच्चारण एक सांस या प्रयत्न में होता है, माने एक प्रयत्न में होता है, उसे अक्षर कहते हैं। ठीक है, शब्द किसे कहते हैं, तो शब्द एक या अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। सार्थक माने जिसका अर्थ क्या हो, निश्चित हो। ठीक है, या निश्चित अर्थ को स्पष्ट करने वाले वर्ण समूह को हम लोग सार्थक बोलते हैं। ठीक है, सार्थक शब्द बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए। आगे है रूढ़ शब्द। ठीक है, देखिए रूढ़ शब्द को देखिए यहाँ पास, जो शब्द एक अर्थ विशेष या वस्तु विशेष के लिए प्रयुक्त हो, या जो अपने मूल स्वरूप या मूल रूप में व्यवहार में लाए जाए, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कुर्सी या फूल, ये रूढ़ शब्द है। कुर्सी कहते ही हमारे दिमाग में 4 पाँव वाली एक चीज़ आ जाता है जिस पर हम क्या करते हैं, बैठा करते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं कुर्सी। आगे देखिए यौगिक शब्द क्या होता है, तो वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बने होते हैं उन्हें यौगिक शब्द बोलते हैं। जैसे हिम प्लस आलय हिमालय, प्रधान प्लस मंत्री प्रधानमंत्री। ठीक है, आगे है योग रूढ़ शब्द। देखिए, जो शब्द 2 शब्दों के मेल से
तो बने हैं, परंतु किसी अन्य अर्थ विशेष का बोध करवाते हैं, ठीक है, एक निश्चित अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए चार पाई, ठीक है, माने चार जो जिसके पाँव होंगे तो चार पाँव वाली, ठीक है, तो चार पाई क्या है, योग रूढ़ शब्द है, ठीक है। अब देखिए यहाँ चारपाई का अर्थ क्या है, खाट से संबंधित है, ठीक है। अब चारपाई बोलेंगे तो आपके दिमाग में गाय या कुर्सी नहीं आएगा, ठीक है, खाट आएगा। चलिए आगे देखिए, इस प्रकार इन शब्दों में योग भी हुआ और निश्चित अर्थ भी रूढ़ के रूप में मिला, ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं योग रूढ़। आगे है समास रूढ़ शब्द। तो समासिक शब्दों में भी कुछ शब्दों का अर्थ रूढ़ हो गया है, उन्हें समासिक शब्द कहते हैं, जैसे दशानन, ठीक है। तो दशानन क्या है, ये सब समासिक रूढ़ शब्द है, ठीक है। दशानन का अर्थ होगा 10 मुख वाला, ठीक है, और यह जो शब्द होगा केवल रावण के लिए उपयोग में लाया जाता है, ठीक है, तो ये समासिक रूढ़ शब्द हो जाएगा। आगे देखिए, आगे है तत्सम शब्द। तो जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों ले लिए गए उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे भूमि, प्रथम, राष्ट्र, ये सब तत्सम शब्द हैं। आगे है तद्भव शब्द। तो संस्कृत से आए शब्दों को, ठीक है, या संस्कृत से उत्पन्न शब्दों को, ठीक है, एक मिनट, संस्कृत से आए शब्दों से उत्पन्न हुए शब्द, ठीक है, तद्भव कहलाते हैं, जिन्हें हिंदी की प्रवृत्ति के अनुरूप ढाल दिया गया है। माने जो तत्सम से तद्भव बन गया, जो संस्कृत से हिंदी बन गया उसको बोलेंगे तद्भव, और जो डायरेक्ट संस्कृत में उपयोग होता है उसको बोलेंगे तत्सम। तत्सम डायरेक्ट संस्कृत में उपयोग होता है, और जो संस्कृत से हिंदी बन गया उसको बोलेंगे तद्भव। चलिए आगे देखिए, आगे है इसके बाद आगत या विदेशी शब्द किसको कहते हैं, जो शब्द किसी दूसरी भाषा से स्वीकार कर लिए गए हैं, जैसे कैंची, बटन, तोप, कागज इत्यादि, ठीक है। अब कुछ तो ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं, जैसे कागज और ऑफिस, ठीक है। कुछ को हिंदी की प्रवृत्ति के अनुरूप में ढाल दिया गया, जैसे जमीन और त्रासदी, ठीक है। आगे है देशी शब्द किसको बोलेंगे, तो स्थानीय बोलियों या उपभाषाओं से आए क्षेत्रीय शब्द या देशी शब्द या देशज शब्द को क्या बोलेंगे, देशज बोलेंगे, ठीक है, जैसे ढूंढना या खाट, ये सब क्या है, देशज है। आगे देखिए संकर शब्द किसको बोलेंगे, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो गया है कि दो भाषाओं के मिश्रण से बने शब्द को संकर शब्द कहते हैं, जैसे रेल प्लस गाड़ी, रेलगाड़ी, ठीक है, जैसे जांच प्लस करता, जांच करता, ये सब क्या है, तो यह है संकर शब्द। आगे है इसके बाद व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्द के भेद। तो शब्द के व्याकरणिक प्रकार में शब्द के 8 भेद होते हैं, ठीक है। चलिए जिसमें कि 4 जो होंगे वो विकारी होंगे। 4 क्या होंगे, विकारी, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी शब्द हैं, और 4 अविकारी होंगे, जिसमें समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक और विषम्यादि बोधक, ये सब अविकारी होंगे, ठीक है। अब देखिए शब्द रचना के अंतर्गत महत्वपूर्ण अध्याय यहाँ पास दिया गया है। जैसे उपसर्ग की परिभाषा देखिए, वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं या उसके अर्थ में बदलाव ला देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, जैसे कि यहाँ पास दिया गया है पराक्रम, पराजय, पराभव, पराधीन, पराभूत, तो इसमें परा उपसर्ग शब्द में आ गया है, ठीक है। जैसे कर्म में जब परा उपसर्ग जोड़ेंगे तो पराक्रम हो गया, जय में जब परा जोड़ेंगे उपसर्ग आगे तो पराजय हो जाएगा, ठीक है। उपसर्ग की कार्य देखिए क्या होता है, तो शब्द के अर्थ में कोई अंतर नहीं ला पाते, ठीक है, शब्द के अर्थ में कोई अंतर नहीं ला पाते,
शब्द के मूल अर्थ को उल्टा कर देते हैं और शब्द के मूल अर्थ में एक नवीन विशेषता ला देते हैं। नवीन माने नया विशेषता। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे है कि शब्द भेद एक दृष्टि में यहाँ पास दिया गया है। सबसे पहले दो प्रकार का होगा, एक सार्थक शब्द और क्या हो जाएगा, निरर्थक शब्द। ठीक है, सार्थक में हो जाएंगे आपके रचना के आधार पर हो जाएंगे रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं, जैसे तत्भव, तत्सम, विदेशी और संकर। और अर्थ के आधार पर जो होंगे वो इसमें 4 भेद हो जाएगा, जिसमें एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विपरीतार्थक। ठीक है, अब देखिए निरर्थक में हो जाएंगे विकार के आधार पर। ठीक है, तो एक हो जाएगा विकारी और एक हो जाएगा अविकारी। विकारी में भी 4 हो जाएंगे और अविकारी में भी 4 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए रूढ़ में क्या हो जाएगा, तो उपसर्ग के योग से रूढ़ बनेगा, यौगिक प्रत्यय के योग से यौगिक बनेगा, उपसर्ग व प्रत्यय दोनों के योग से योग रूढ़ बनेगा और शब्दों के योग से समास विधि से समासिक बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इसके बाद उपसर्गों की संख्या। तो उपसर्गों की संख्या यदि संस्कृत में देखेंगे तो संस्कृत में 19 उपसर्ग हैं, जिसमें से अति उपसर्ग से हो जाएगा अधिक। ठीक है, और अधि उपसर्ग से हो जाएगा अधिक। ठीक है, तो उसका मीनिंग बताया है इसमें, यहाँ पास उसका मीनिंग बताया गया है। ठीक है, उसी प्रकार देखिए हिंदी के उपसर्ग जो होंगे वो 10 हो जाएंगे, जैसे अ तो हो जाएगा अन। ठीक है, या अध तो हो जाएगा आधे। तो इसमें 10 हो जाएंगे। और आगे देखिए कि उर्दू के उपसर्ग कितने हो जाएंगे, तो उर्दू के 19 उपसर्ग हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पास दिया गया है। अब देखिए उर्दू के बाद हम लोग अब पढ़ेंगे प्रत्यय की परिभाषा को। तो प्रत्यय की उत्पत्ति है प्रति प्लस अय, मतलब प्रत्यय बन जाएगा ये प्रति प्लस अय प्रत्यय, अर्थात बाद में चलने या लगने वाला जो शब्द होता है उसको प्रत्यय बोलेंगे। जो शब्दांश शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ को बदल देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय अविकारी शब्दांश है जो बाद में जोड़े जाते हैं। ठीक है, जैसे लिख शब्द में आवट जोड़ देंगे तो लिखावट बन जाएगा। प्रत्यय के जुड़ने से अधूरे शब्द क्या हो जाते हैं, पूरे हो जाते हैं। और प्रत्यय का जो विधान होता है वो धातु से होता है। ठीक है, आगे है प्रत्यय के बारे में सीखिए। जैसे सब्जी मूल शब्द है, तो सब्जी में जब वाला प्रत्यय जोड़ेंगे तब बन जाएगा सब्जी वाला। क्या बन जाएगा, सब्जी वाला। और ये कैसा शब्द हो जाएगा, ये बन जाएगा यौगिक शब्द। क्या बन जाएगा दोस्तों, तो ये यौगिक शब्द बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है कि प्रत्यय में प्रकार। तो प्रत्यय के प्रकार होंगे तद्धित प्रत्यय और कृत प्रत्यय। ठीक है, पेपर 1 में आपको इतना डीपली नहीं जाना है, चलिए स्किप करते हैं उसको। आगे देखिए शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ में यहाँ पास आप देखेंगे पूर्वावलोकन। ठीक है, तो देखिए स्वर व्यंजन क्या है, अक्षर है। ठीक है, पूर्वावलोकन सीखेंगे कि क्या क्या अभी तक पढ़े। निश्चित अर्थ के प्रकट करने वाले वर्ग समूह को क्या कहते हैं, तो शब्द कहते हैं। शब्द के कितने भेद होते हैं, तो शब्द के 8 भेद होते हैं। ठीक है, और किताब घर कैसा शब्द है, तो संकर शब्द है। तहसीलदार कैसा है, तो संकर है। और खनखन कैसा शब्द है, तो ध्वन्यात्मक शब्द है खनखन। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे है इसके बाद कि रिक्शा संबंधित जो है वो किसका शब्द है, रिक्शा, तो जापानी भाषा का है।
ठीक है। और बेगम, तो ये बेगम, दरोगा व चाकू ये सब तुर्की का है। हिमालय यौगिक शब्द है, ठीक है। पचानन, पीताम्बर, रावण ये सब समासिक रूढ़ है। अत्यंत, निर्वाह में क्रमशः कौन सा उपसर्ग निहित है, तो अति और निर। अध्यक्ष और 29 में क्रमशः कौन सा उपसर्ग है, तो अधि प्लस उन, ठीक है। और उपसर्गों की संख्या कितनी है, तो उपसर्गों की संख्या 3 है। संस्कृत उपसर्गों की संख्या 19 है, हिंदी उपसर्गों की संख्या 10 है और उर्दू उपसर्गों की संख्या 19 है, ठीक है। और बाकी उपसर्ग के बारे में यहाँ पास आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके आगे बढ़ेंगे दोस्तों। इसके आगे इससे संबंधित क्या है, तो एमसीक्यू दिया गया है, ठीक है। एमसीक्यू आप पीडीएफ लीजिएगा और उससे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वैसे 5 एमसीक्यू हम लोग इसमें चलिए डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सदाचार में उपसर्ग कौन सा है, तो सत उपसर्ग है। अत्यायुक्ति में उपसर्ग बताना है, अत्यायुक्ति में कौन सा है, तो अति है। समादर में, ठीक है, समादर में कौन सा उपसर्ग है, ठीक है, तो समादर में सम है। और प्रत्युपकार में और प्रतिदिन में, ठीक है, कौन सा उपकार इसमें उपसर्ग निहित है, तो प्रति उपसर्ग इसमें निहित है। और 5वां है कि अध्यक्ष व अधिष्ठा में उपसर्ग बताना है, तो अधि है, ठीक है। और बाकी आप पीडीएफ लीजिएगा, उससे पढ़ लीजिएगा। आपको हर एक चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू मिलेंगे दोस्तों। लगभग 100 एमसीक्यू हर चैप्टर से मिलेंगे, ठीक है। इसमें तो 100 से काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। चलिए आगे है तीसरा टॉपिक हम लोगों का, वह है शब्द रूप। कौन सा है, शब्द रूप है। तो शब्द रूप में हम लोग सबसे पहले इसमें शब्द रूप के बारे में जानेंगे, ठीक है, या पद के बारे में जानेंगे। तो शब्द की सतह वाक्य से बाहर है। वाक्यों में प्रयुक्त शब्द पद या शब्द रूप कहलाता है। जब भी शब्द वाक्य में प्रयुक्त होगा उसमें पद या शब्द रूप बनाने वाला कोई न कोई प्रत्यय अवश्य लगेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है लिंग, ठीक है। तो लिंग शब्द जो है वो अंग्रेजी के जेंडर शब्द के लिए प्रयुक्त होता है। लिंग शब्द का अर्थ होता है चिन्ह या पहचान का साधन। तो शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। लिंग हिंदी में 2 प्रकार के होते हैं, एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग, ठीक है। तो इसी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे और आगे हम लोग एक बारे में पढ़ेंगे उभयलिंग के बारे में, ठीक है। तो उभयलिंग के बारे में भी पढ़ लेंगे कि कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनका प्रयोग दोनों लिंगों में, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में होता है। इन शब्दों में लिंग परिवर्तन नहीं होता है, जैसे प्रधानमंत्री, मंत्री, इंजीनियर, डॉक्टर, मैनेजर, ये सब जो है ना, ये सभी के सभी जो हैं वो उभयलिंग है। इसमें सब में कहेंगे प्रधानमंत्री पधार रहे हैं, डॉक्टर घर चली आ गई है, लंका की प्रधानमंत्री कल विदेश जा रही है, ठीक है, या डॉक्टर बुला रहे हैं। तो ये सब में लिंग के आधार पर चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से कुछ पुल्लिंग के शब्द होते हैं, कुछ स्त्रीलिंग के, जैसे नौकर का स्त्रीलिंग हो जाएगा नौकरानी, जेठ का जेठानी, मेहतर का मेहतरानी और देवर का देवरानी, क्षत्रिय का हो जाएगा छत्रानी, चौधरी का चौधरानी, मुगल का मुगलानी और भव का भवानी, ठीक है। उसी प्रकार से आगे भी इसी प्रकार से दिया गया है, जिसमें आइन लगेगा। पंडित तो पंडिताइन, तो ठाकुर तो ठकुराइन, चौधरी तो चौधराइन, बाबू तो बबुआइन, ठीक है। और आगे है इसमें ई लगेगा, लड़का लड़की, गूंगा गूंगी, घोड़ा घोड़ी, बच्चा बच्ची और रस्सा रस्सी, इसमें इन लगेगा, ई लगेगा। और या लगेगा इसमें, जैसे बुढ़ा बुढ़िया, चीड़ा चिड़िया और बेटा बिटिया, चूहा चूहिया, बंदर बंदरिया, इसमें या लगेगा, ठीक है। चलिए और आगे है इसमें, जैसे कुम्हार तो कुम्हारिन, जुलाहा तो जुलाहिन, नाई तो नाइन, पड़ोसी तो पड़ोसिन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास इसके बाद है शेर में नी लग जाएगा तो शेरनी स्त्रीलिंग हो जाएगा, चोर का हो जाएगा चोरनी, ठीक है। तो उसी प्रकार से कर्ता का हो जाएगा कतरी, धाता का हो जाएगा धात्री, वक्ता का हो जाएगा वक्त्री और विधाता का हो जाएगा विधात्री।
नेता का हो जाएगा नेत्री। ठीक है, तो ये सभी के सभी क्या हैं, तो ये सभी जो है ना वो लिंग परिवर्तन है। ठीक है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में। उसी प्रकार से आगे है, हाथी का हथनी हो जाएगा, स्वामी का स्वामिनी, तपस्वी का तपस्विनी, अभिमानी का अभिमानी। ठीक है, अभिमानिनी, और हंस का हंसनी, और यशस्वी का यशस्विनी। ठीक है, उसी प्रकार नर मक्खी का मक्खी हो जाएगा, नर छिपकली का छिपकली, भेड़िया का मादा भेड़िया, और गेंडा का मादा गेंडा। ठीक है, और देखिए संयोजक का हो जाएगा संयोजिका, गायक का हो जाएगा गायिका, नायक हो जाएगा नायिका, लेखक हो जाएगा लेखिका। ठीक है, भाई का स्त्रीलिंग हो जाएगा भाभी, और नर का हो जाएगा मदा, विद्वान का हो जाएगा विदुषी, नपुंसक का हो जाएगा बांझ, साधु का हो जाएगा साध्वी, मियाँ का हो जाएगा बीवी, और कवि का हो जाएगा कवित्री, वर का हो जाएगा वधु, पति का हो जाएगा पत्नी। ठीक है, ये सभी के सभी दोस्तों पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है। तो पुल्लिंग के बारे में डायरेक्ट हम लोग डिफिनेशन जानते हैं कि जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है अथवा जो शब्द पुरुष जाति के अंतर्गत माने जाते हैं वे पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे कुत्ता, लड़का, घर, पेड़, सिंह आदि। स्त्रीलिंग, तो जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है अथवा जो शब्द स्त्री जाति के अंतर्गत माने जाते हैं वे स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, चलिए स्त्रीलिंग में जैसे गाय, इसके बाद आ जाएगा घड़ा, लड़की, कुर्सी, छड़ी, नारी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इसमें वचन परिवर्तन के बारे में। ठीक है, वचन परिवर्तन के बारे में जानते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पास वचन परिवर्तन, तो एक वचन को बहुवचन बदलेंगे। ठीक है, तो जैसे लड़का तो लड़के, गधा तो गधे, रास्ता तो रास्ते, बच्चा तो बच्चे, कमरा तो कमरे, मुर्गा तो मुर्गे, ये सब एक वचन का है बहुवचन में। ठीक है, चलिए आगे उसी प्रकार से एक वचन का बहुवचन में दिया गया है, जैसे नहर तो नहरे, बोतल तो बोतलें, कलम तो कलमें, दीवार तो दीवारें, सड़क तो सड़कें, चीज़ तो चीज़ें। उसी प्रकार महिला महिलाएं, कथा कथाएं, कविता कविताएं, साला सालाएं, बधू बधुएं, गौ गएं, माता माताएं, और दवा और दवाएं, ये सब जो है ना ये सभी के सभी एक वचन और बहुवचन हैं। ठीक है, चलिए आगे है इसके बाद दोस्तों यहाँ पास कारक के बारे में। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए तो परिभाषा जो है ना कारक का वो है संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका सीधा संबंध क्रिया के साथ ज्ञात होता है उसे कारक कहते हैं। ठीक है, जैसे कर्ता का चिन्ह हो जाएगा ने, कारण का हो जाएगा यहाँ से ने, से, द्वारा, और अपादान से अलग होने के सेंस में से लगेगा, संबंध काकी के, रारी रे, ये सब संबंध हो जाएगा। कर्म का हो जाएगा को। ठीक है, कर्ता ने कर्म को हो जाएगा, संप्रदान के लिए हो जाएगा के लिए को, और के वास्तव या के हेतु। अधिकरण में हो जाएगा में या पर या के, और ऊपर या के भीतर या के बाद या के पहले, और संबोधन में हो जाएगा हे, अरे, अहो, ये सब। ठीक है, तो यही सब था दोस्तों, आप एक बार कर लीजिएगा। कर्ता ने कर्म को करण से। ठीक है, अधिकरण का भी से हो जाएगा अलग होने के सेंस में, संबंध काकी के, और संप्रदान के लिए अधिकरण में पर, और संबोधन हे, अरे, अहो, ये सब हो जाएगा। ठीक है, तो इसको पहचानने का नियम था। अब उसी चीज़ का यहाँ पास पूर्वावलोकन दिया गया है, तो चलिए पूर्वावलोकन को जानते हैं, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इसमें शामिल किया जाता है। जैसे शब्द की भाषा क्या है, तो इकाई है या स्वतंत्र है। शब्द की सत्ता वाक्य से बाहर है। शब्द रूप बनाने वाले प्रत्यय दो रूप होते हैं। हिंदी में संज्ञा सर्वनाम विशेषण तथा क्रिया के विभिन्न रूपों की रचना होती है रूप साधक प्रत्ययों के अंतर्गत। हिंदी में तत्सम, तद्भव, विदेशी तीनों प्रकार के प्रत्यय मिलते हैं। तो शब्द साधक या व्युत्पत्ति प्रत्यय, लड़का, लड़के, लड़कों और लड़कों में क्रमशः प्रत्यय होता है शून्य। ठीक है, और लड़का रोटी का परिवर्तन रूप है, तो लड़के, लड़कियों, रोटियां और रोटियों। ठीक है, कमरा, कथाएं का क्रमशः बहुवचन, कमरे और कथाएं। घर, घोड़ा, ये सब क्या है, तो ये सब पुल्लिंग है। पानी, भालू, घर, धोबी, और कवि के बहुवचन रूप हो जाएगा पानियों, भालुओं, घरों, धोबियों और कवियों। दही जम गया वाक्य में लिंग है, तो पुल्लिंग है। दूध उबल चुका है, पुल्लिंग है। डॉक्टर बुला रहे हैं, स्त्रीलिंग उभयलिंग है।
और संयोजक, परिचायक और पाठक व लेखक में किस प्रत्यय का प्रयोग करते हैं? तो या और ई का प्रत्यय का। लोटा इस सब का बहुवचन तो लोटे हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब है इससे संबंधित प्रश्न। तो चलिए 5 प्रश्नों को कर लेते हैं, फिर स्क्रिप्ट करेंगे। देखिए, कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा? तो कवित्री हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है? तो प्राण बहुवचन प्रयोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो कौन है? तो व्यय जो है पुल्लिंग है। कवि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? कवित्री हो जाएगा। ठीक है, और निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? तो निराला स्त्रीलिंग नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप इस पीडीएफ को जरूर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये पीडीएफ आपको पेपर 2 के लिए भी बेहद इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, ये पीडीएफ बहुत ही अच्छा बनाया गया दोस्तों। आपको इसमें पेपर 2 हो या पेपर 1 हो, आपको इससे अवश्य फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि आपको सिर्फ 9 रुपया में ही दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग पहुँचने वाले हैं संधि की तरफ। ठीक है, आगे देखिए, संधि टॉपिक है। ठीक है, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। ठीक है, परिभाषा है कि दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार होता है या जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि 3 भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, फिर व्यंजन संधि और आखिरी वाला हो जाएगा विसर्ग संधि। ठीक है, देखिए, स्वर संधि किसको बोलते हैं? तो दो स्वरों के मेल से जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के भेद कितने होते हैं? 5। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि। ठीक है, दीर्घ संधि में क्या होता है? देखिए, ह्रस्व या दीर्घ, ठीक है, अ ई उ के पश्चात क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ आ, बड़ी ई और बड़ी ऊ स्वर आए तो दोनों मिलकर दीर्घ मने आ बनेगा, बड़ी ई बनेगा और बड़ा ऊ बनेगा। ठीक है, तो अ प्लस आ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। ठीक है, ई प्लस बड़ी ई हो जाएगा तो बड़ी ई हो जाएगा। ऊ प्लस बड़ा ऊ हो जाएगा तो बड़ा ऊ हो जाएगा। तो उसी से संबंधित है स्वर प्लस आर्थी स्वार्थी, देव प्लस अर्चन देवार्चन और राम प्लस अवतार तो रामावतार। ठीक है, उसी प्रकार गुण में आ जाइए। गुण संधि में देखिए, यदि अ और आ के बाद अ रहेगा या आ रहेगा, इसके बाद ई, छोटी ई रहेगा, 1 मिनट, छोटी ई रहेगा या बड़ी ई रहेगा, या ऊ रहेगा या बड़ा ऊ रहेगा, और री स्वर आए या री आएगा। ठीक है, या री आए तो दोनों के मिलने के क्रमशः क्या बन जाता है? ए बनेगा, ओ बनेगा, ठीक है, और अर बनेगा। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे गुण संधि। ठीक है, गुण संधि में यहाँ पास आप देखिए कि कैसे कैसे बनता है। तो अ और ई ए, आ और ई ए, अ और ऊ ओ, फिर आ और ऊ ओ। ठीक है, इसी प्रकार से क्या हो जाएगा? गुण संधि बनेगा। अब देखिए, अब आगे है वृद्धि संधि। तो अ या आ के बाद, ठीक है, देखिए, अ या आ के बाद क्या आ जाएगा? ए और ए आ जाए तो दोनों के मेल से ए हो जाता है। जैसे ये और ये दोनों को जब मिलाएंगे तो ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और अ और आ रहेगा। ठीक है, नीचे दिया गया है, देखिए, और आ रहेगा और ये रहेगा तो दोनों के मिल से क्या हो जाएगा? औ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? औ बन जाएगा। ठीक है, तो यही हो जाएगा आपका वृद्धि संधि। ठीक है, चलिए आगे है यन संधि के बारे में। यन संधि में नियम है कि यहाँ पास ई या ई रहेगा, ठीक है, और उसमें असमान स्वर कोई आ जाएगा तो इसका य बन जाएगा। ऊ और ऊ में असमान स्वर व बन जाएगा। री में असमान स्वर र बन जाएगा। अयादि में देखिए, अयादि में है यहाँ पास ए ऐ ओ औ, ठीक है, में अस्वर्ण वर मिलेगा। ठीक है, अस्वर्ण स्वर बनेगा
तब इसको मिला करके अय बन जाएगा, इससे आय बन जाएगा, इससे औ बन जाएगा, ठीक है, और फिर आव बन जाएगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पास बनाया गया है समान सूत्र से, ठीक है। अब है व्यंजन संधि की परिभाषा। तो व्यंजन के बाद यदि किसी स्वर या व्यंजन के आने से उस व्यंजन में जो परिवर्तन होता है वह व्यंजन संधि होता है, ठीक है। देखिए, वर्ग के पहले वर्ग का तीसरे वर्ग में परिवर्तन कैसे होता है, तो यहाँ पास देखिए कि क च ट त प, ठीक है, ये सब का मेल जब स्वर या अंतस्थ व्यंजन से होगा तब होने पर ये सब पहला के तीसरा में बदल जाएगा, ठीक है, पहला का तीसरा में बदल जाएगा, अपने से तीसरा में, ठीक है। चलिए आगे देखिए जो लोग पढ़े होंगे उनका रिवीजन फटाफट हो रहा होगा, और आप यदि नहीं पढ़े होंगे तो इसको 2 बार देख लीजिएगा, ठीक है, 2 बार में समझ में आ जाएगा, अन्यथा आप PDF से लेकर के खुद से पढ़ सकते हैं एक बार यहाँ से समझ करके। जैसे दिक् प्लस अंत दिगंत हो जाएगा, दिक् प्लस दर्शन तो दिग्दर्शन हो जाएगा, वाक्य प्लस ईसा वागीसा हो जाएगा, और वाक प्लस दत्ता तो वागदत्ता हो जाएगा। तो यहाँ पास देखिए, यहाँ पास क था ना, ये क्या हो गया, अपने के तीसरा में ग में बदल गया, यहाँ पास भी क था, ये अपने के तीसरा में ग में बदल गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे उसी का नियम दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे है यहाँ पास विसर्ग से परिवर्तन कुछ किया है, ठीक है, उसके बारे में है। जैसे कि दुह प्लस शासन दुशासन हो जाएगा, और दुह प्लस स दुसस्य हो जाएगा, निह प्लस संकोच तो निसंकोच हो जाएगा। मैंने यहाँ पास विसर्ग का लोप हो गया है, विसर्ग यहाँ से हट गया है, ठीक है। उसी प्रकार से परि प्लस मान परिमाण हो गया, ठीक है, और यहाँ पास शोक प्लस अंत तो शोषण हो गया, ठीक है। तो उसी का यहाँ पास दिया गया है अलग अलग। आगे है 7वां नियम से अभी प्लस एक अभिषेक हो जाएगा, मैंने ये वाला स जो है ना वो दूसरा में परिवर्तन हो गया, ठीक है। तो इस सारे नियम को आप अवश्य एक बार रिवीजन करिएगा, ठीक है। विसर्ग संधि के बारे में यहाँ पास देख लीजिए, जैसे निह प्लस चल तो निश्चल हो जाएगा, निह प्लस चय तो निश्चय हो जाएगा, दु प्लस तर तो क्या हो जाएगा, दुस्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे है, इसके बाद देखिए यहाँ पास कि मनः प्लस योग मनोयोग हो गया, तम प्लस गुण तमोगुण हो गया, मन प्लस विज्ञान मनोविज्ञान हो गया, मनः प्लस विनोद मनोविनोद हो गया, ठीक है। चलिए आगे है इसके पास कि निह प्लस रोग तो निरोग हो गया, निह प्लस रज तो नीरज हो गया, ठीक है। चलिए आगे है इसके बाद यहाँ पास परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तरी यहाँ पास दिया गया है, ठीक है, संधि से रिलेटेड प्रश्नोत्तरी दिया गया है। जैसे जो है निरंतर का निह प्लस अंतर निरंतर, और पुरस्कार का पुरः पुरस्कार पुरस्कार, ठीक है। ये सभी जैसे कि यहाँ पास प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न इस साइड दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे कुछ और चीज़ों का यहाँ पास संधि विच्छेद है। जैसे पवन तो पो प्लस अन पवन हो गया, पावक तो पौ प्लस अक पावक हो गया, उज्ज्वल उत प्लस ज्वल तो उज्ज्वल हो जाएगा, ठीक है। और अन्याय अन्य प्लस अन्य अन्याय हो गया, इत्यादि इति प्लस आदि इत्यादि हो गया, हरिश्चंद्र हरि प्लस चंद्र हरिश्चंद्र हो गया, मनः प्लस रम मनोरम हो गया, अनंत अंत प्लस अंत अनंत हो गया, ठीक है। और उसी प्रकार से इत्यादि का इति प्लस आदि हो गया, धरेश का धरा प्लस ईस हो गया, और सन्मति का सतह प्लस मति हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से कुछ और देखिए, यहाँ पास पवन का पो प्लस अन हो गया, गायक का गौ प्लस अक हो गया गायक, अभिषेक का अभि प्लस सेक, ऐसे जो हम लोग पढ़े थे ऊपर उसका है, ठीक है। चलिए आगे है यहाँ पास कि नायक में कौन सा संधि है, तो न्यादि संधि, चंद्रोदय में गुण संधि, यशोदा में विसर्ग संधि, ठीक है। चलिए आगे है इसके बाद सुरेंद्र कैसे बनेगा, सुर प्लस इंद्र, ठीक है। सदाचार सत प्लस आचार बनेगा, गायक गौ प्लस अक बनेगा, ठीक है। तो बहुत सारा एग्जाम्पल है ना वो इसमें बनाया गया है। युधिष्ठिर कैसे बनेगा, तो देखिए युधिष्ठिर कैसे बनेगा, युधि प्लस स्थिर युधिष्ठिर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे है इसके बाद इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो संधि से संबंधित भी जो है वो महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए बहुत सारे हैं, चलिए हम लोग 5 प्रश्नों को देख लेते हैं। जैसे तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद करना है
तो तत् प्लस लीन तल्लीन हो जाएगा। सदैव शब्द में कौन सी संधि है? सदैव में वृद्धि संधि है। वागजाल में कौन सा है? ठीक है, वागजाल का संधि विच्छेद करना है तो वाक प्लस जाल, वागजाल, पहला का तीसरा बदल गया। और देखिए द्वापी का संधि विच्छेद कीजिए। ठीक है, द्वापी का संधि विच्छेद दव प्लस अपी, द्वापी। और अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद करना है तो अति प्लस अधिक, अत्यधिक हो जाएगा। ठीक है, और बाकी आप इससे संबंधित टेस्ट जो है वो खुद कर लीजिएगा। ठीक है, यदि आप इसके संबंधित प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो चलिए आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यहाँ से। ठीक है, स्क्रीनशॉट नंबर 1। ठीक है, और इसके बाद है नंबर 2, इसके बाद नंबर 3। ठीक है, इतना आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो बहुत आपको एग्ज़ाम में पेपर 1 में काफ़ी सहयोग मिलेगा। ठीक है, ऐसे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। पेपर 1 को यदि आप ज़्यादा नहीं पढ़िएगा फिर भी पेपर 1 में आप क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। और गद्यांश, जो गद्यांश होता है उसमें अनुच्छेद जो पैसेज दिया होता है उसको आप पढ़ के आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे का टॉपिक है दोस्तों समास। देखिए, समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेपीकरण। परिभाषा: दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन शब्द एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास में दो पद होते हैं, एक पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद होता है। समासिक शब्द देखिए या समस्त पद देखिए, तो समास के नियमों से निर्मित शब्द समासिक शब्द कहलाता है। इसे समस्त पद भी कहते हैं। समास होने के बाद विभक्तियों के चिन्ह लुप्त हो जाते हैं, जैसे राजपुत्र। समास विग्रह इसका करेंगे, ठीक है, तो हो जाएगा क्या? राजा का पुत्र। तो समासिक शब्दों के बीच के संबंध का स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। जैसे में राजा का पुत्र हो जाएगा। दोस्तों, समास के भेद में हम लोग मूलतः अव्ययी भाव समास के बारे में पढ़ेंगे, तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ेंगे, बहुव्रीहि समास के बारे में पढ़ेंगे, द्वंद्व समास के बारे में पढ़ेंगे और कर्मधारय और द्विगु समास के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इतना के बारे में ही हम लोग समास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अव्ययी भाव से आरंभ करते हैं। ठीक है, देखिए इन शॉर्ट में हम लोग सबसे पहले यहाँ से देख लेते हैं कि आखिर क्या क्या हम लोग इसमें पढ़ेंगे। जैसे देखिए अव्ययी भाव समास में क्या होगा, तो पूर्व पद प्रधान होता है अव्ययी भाव समास में। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है, और कर्मधार में उत्तर पद प्रधान होता है और द्विगु में भी उत्तर पद प्रधान होता है। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, बहुव्रीहि में दोनों पद अप्रधान होते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से हम लोग इन शॉर्ट एक पढ़ लिए। ठीक है, अब हम लोग अव्ययी भाव समास का उदाहरण देखेंगे। ठीक है, तो अव्ययी भाव समास का एक टिप्पणी यहाँ पास देख लीजिए कि पहला पद नाम पद समास में पहला पद अव्यय या उपसर्ग न होकर संज्ञा विशेषण शब्द होता है। हिंदी में ऐसे समासों का प्रयोग बहुत होता है। जैसे देखिए समस्त पद प्रतिदिन है, तो इसमें अव्यय है प्रति प्लस दिन। ठीक है, तो इसका विग्रह करेंगे तो दिन दिन बन जाएगा। यथाशक्ति में देखिए यथा प्लस शक्ति, तो शक्ति के अनुसार हो जाएगा विग्रह। ठीक है, अनुरूप, अनु प्लस रूप हो जाएगा, माने रूप के योग्य। ठीक है, तो ये क्या है, ये अव्ययी भाव समास है। और अव्ययी भाव समास को पहचानने का नियम है कि प्रति, यथा, आ, अन, यथा, भर, ये सब आगे रहेगा तब अव्ययी भाव समास रहेगा वह। ठीक है, आगे है तत्पुरुष समास। देखिए जिस समास में पूर्व पद विशेषण होने के कारण गौण या उत्तर पद विशेष से होने के कारण प्रधान होता है वह तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, तत्पुरुष में देखिए दो पद होगा, पूर्व पद और उत्तर पद। ये वाला विशेषण होगा, ये वाला विशेष से होगा, ये वाला गौण होगा, ये वाला प्रधान होगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल इसका जो हो जाएगा ना, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा गिरह प्लस हकट। ठीक है, इसको एक मिनट पीछे हम लोग देखेंगे। यहाँ पास जैसे कि
दिया गया है कि समस्त पद बनते समय विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। इसके तथा इसके विपरीत समास विग्रह के अंतर्गत विभक्ति चिन्हों से पर या को आदि का प्रयोग होता है। संस्कृत में हिंदी में कुछ ऐसे समास भी आ गए हैं जिनके कुछ विशिष्ट नियम के कारण संस्कृत की विभक्तियों का लोप नहीं होता है। वो सब संस्कृत के होते हैं। जैसे मृत्यु को जीतने वाला मृत्युंजय होता है माने शिव, विश्व को भरने वाला विशंभर ईश्वर। ठीक है, तो ये सभी क्या है, तत्पुरुष हैं। ठीक है, और तत्पुरुष में यहाँ पास दिया गया है कि नीलकंठ माने नील क्या है विशेषण और कंठ क्या है विशेष, तो बन जाएगा नीलाकंठ। नीलकमल, ठीक है, नील प्लस कमल नीला कमल। महादेव, महा प्लस देव क्या हो जाएगा महान देवता। ये सब क्या है तत्पुरुष के सब उदाहरण है। ठीक है, चलिए उदाहरण आप देख लीजिएगा यहाँ से। ठीक है, और बाकी कर्मधारय समास यहाँ पास दिया गया है कि जिस समासिक शब्द का उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद उत्तर पद में विशेष विशेषण अथवा उपमान उपमेय का संबंध होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक है, चलिए कर्मधारय समास में ये सभी के सभी आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है इसके बाद तत्पुरुष समास के भेद। ठीक है, तो तत्पुरुष का यहाँ पास भेद है, उतना जानना नहीं है क्योंकि हम लोग का पेपर 1 में उतना डीपली नहीं आएगा। ठीक है, और यहाँ से यदि आपको समास समझ में नहीं आएगा तो समास आप सीजल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पास सीजल के लिए व्याकरण है उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे है द्विगु समास। तो द्विगु समास में संख्या रहता है, क्या रहेगा संख्यावाचक विशेषण होगा, उसको द्विगु समास बोलेंगे। जैसे पंचवटी, तो पंच क्या है संख्या है और वटी क्या है वृक्ष है, यानी 5 वट। ठीक है, 5 वट वाला स्थान हो गया। शताब्दी, शत अवधि माने 100 वर्षों का समूह शताब्दी हो गया। तो जहाँ गिनने वाला चीज़ रहेगा वहाँ द्विगु रहेगा। ठीक है, अब द्वंद्व देखिए, तो द्वंद्व में क्या रहता है, द्वंद्व में बीच में योजक चिन्ह रहता है, विग्रह करने पर और लगाएंगे। जैसे भाई बहन, तो बीच में है ना यहाँ योजक चिन्ह माइनस वाला, तो ये भाई बहन हो जाएगा। गंगा यमुना, गंगा और यमुना हो जाएगा। पाप पुण्य, पाप और पुण्य हो गया। आचार विचार, आचार और विचार हो गया। ठीक है, इसी तरह से वो सब था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पास आगे दिया गया है बहुव्रीहि समास के बारे में। देखिए, जिस समासिक शब्द के दोनों पद अप्रधान हो और समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रधान हो उसे बहुव्रीहि समास कहेंगे। जैसे नीलकंठ माने नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, ये बहुव्रीहि है। ठीक है, चक्र पानी, चक्र है पानी माने हाथ में जिसका विष्णु, जब क्या है ये बहुव्रीहि। और बहुव्रीहि में ज़्यादातर देवी देवताओं राक्षस वग्रहों का नाम आता है। ठीक है, और इससे संबंधित जो है प्रश्न आंसर यहाँ पास दिया गया है। ठीक है, चलिए हम लोग 5 प्रश्न इधर से कर लेते हैं। जैसे कि कर्मधारय समास का उदाहरण बताना है तो कौन हो जाएगा श्वेत पत्र। ठीक है, अब देखिए आगे है परमानंद में समास बताना है। परमानंद में कर्मधारय समास। निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है, तो कर्म कारक समास नहीं है। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, तो किस समास में, तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। किस समास में प्रथम पद संख्यावाची और अन्य पद संज्ञा होता है, तो ये वाला द्विगु समास में होता है। महाजन शब्द में समास बताना है तो कर्मधारय समास है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी आप इस PDF से कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे है दोस्तों क्रिया। आगे क्या है क्रिया। क्रिया का परिभाषा देखिए, जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने अथवा करने का बोध हो वह क्रिया कहलाता है। जैसे देवेश दूध पी रहा है, अर्चना काम कर रही है और नीतू नाच रही है। ये सब क्या है, तो ये सब पी रहा है, कर रही है, नाच रही है, ये सब क्या है, तो ये सब क्रिया है। ठीक है, चलिए क्रिया के भेद देखा यहाँ पास बताया गया है। एक होता है मेन वर्ब माने मुख्य क्रिया और एक होता है हेल्पिंग वर्ब माने सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया के भी बहुत सारे भेद होता है, यहाँ पास दिखाया गया है। मूल क्रिया,
व्युत्पन्न क्रिया, नामिक क्रिया, समस्त क्रिया, संयुक्त क्रिया, मिश्र क्रिया। और मूल क्रिया में 2 पार्ट अकर्मक और सकर्मक, सकर्मक में 2 पार्ट पूर्ण अकर्मक और अपूर्ण अकर्मक। उसी प्रकार व्युत्पन्न में प्रेरणार्थक और व्युत्पन्न, ठीक है। उसी प्रकार से बहुत सारा यहाँ पास किया गया है। इसमें प्रथम प्रेरणार्थक, इसमें द्वितीय प्रेरणार्थक में हो जाएगा, ठीक है। सकर्मक में हो जाएगा एक पूर्ण सकर्मक, एक अपूर्ण सकर्मक। और पूर्ण सकर्मक में एक तो एक कर्मक और दूसरा हो जाएगा द्विकर्मक, ठीक है। उसी प्रकार फिर बहुत सारा आगे भी इसी प्रकार इसका दिया गया है, ठीक है। लेकिन हम लोग का उतना ज़्यादा पढ़ना नहीं है, ठीक है। एक ऐसे ही ओवरव्यू लेना था क्रिया के बारे में, ठीक है। चलिए आगे है टेंस के बारे में, ठीक है। तो जो टेंस होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल, ठीक है। तीनों के 4 पार्ट होते हैं, ये सभी आप जानते होंगे, जो कि यहाँ पास दिखाया गया है, ठीक है। और इसमें जो मेन है, ठीक है, फ्यूचर में आपको यहाँ पास 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनके ही बारे में पढ़ना है फ्यूचर में, ठीक है। और पास्ट में यहाँ पास 3 इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ना है। और बाकी जो भूत में है, इसमें दोस्तों आपको 6 पढ़ना है, ठीक है। 6 भेद के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए टोटल कितना हो गया, तो 6 और 3 9 और 2 11 के बारे में पढ़ना है आपको, ठीक है, टेंस में। आगे है अव्यय के बारे में। देखिए तो अव्यय शब्द का अर्थ ही है कि जिस शब्द का कुछ भी, ठीक है, कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है उसे अव्यय कहते हैं, माने व्यय न होता हो। अर्थात अव्यय से वे शब्द हैं जिनके रूप, लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि व्याकरणिक कोटियों के प्रभाव से कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अव्यय में जैसे कि आज, कल, तेज, धीरे, अरे, ओह, किंतु, पर, ताकि, ये सब क्या है, ये सब अव्यय है। अव्यय के प्रकार देखिए, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विषमयादि और निपात, ठीक है, निपात। तो ये सब इसके उदाहरण हैं, ठीक है। चलिए इससे संबंधित आगे जो है क्रिया से संबंधित प्रश्न उत्तरी है। तो चलिए 5 प्रश्न को हम लोग करते हैं यहाँ पास। देखिए, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनना है। तो इसमें प्रेरणार्थक है, ठीक है। निम्न में से कौन सी सकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया क्या है, पीना, ठीक है। चलिए आगे है, क्या पी रहा है, तो पानी या दूध, ये सब बताएगा ना। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद बताना है, तो रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद होते हैं। और कौन सा जो है अविकारी शब्द होता है, ठीक है, अविकारी होता है। कौन अविकारी होता है, तो अव्यय अविकारी होता है। और निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त है, अकर्मक क्रिया, तो शिशु सो रहा है, तो इसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त है, ठीक है। चलिए बाकी आप इस पीडीएफ से कर सकते हैं, 9 रुपीज़ का इसका पीडीएफ होगा दोस्तों, बेहद ही सस्ता है पर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है, ठीक है। चलिए आगे है अनेकार्थी शब्द, ठीक है। अनेकार्थी शब्द की परिभाषा देखिए, ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। ऐसे शब्दों की परीक्षा उपयोगी सामग्री अग्रलिखित है, जैसे अनुशीलन सामग्री यहाँ पास अंकुर, तो गोद, भेंट, रिश्वत, कलेवा या दोपहरी। अचल माने पहाड़, अटल और निश्चल, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पास देखिए आप कि अर्क माने सूर्य, आक, इंद्र, तांबा, विष्णु और आवस, ठीक, आसव, ठीक है। तो यही सब शब्दों के बारे में यहाँ पास बताया गया है, ठीक है। अनेकार्थी है ये सब, जैसे कि नंदिनी, तो गंगा, उमा, पुत्री, ननद और कामधेनु की बछिया, ठीक है। चलिए आगे उसी प्रकार से यहाँ पास भी दिया गया है, जैसे कि पिंजर, तो पिंजड़ा, अस्थि पंजर, पीला और सोना। रस, तो स्वाद, सार, आनंद, जल, औषधि का अर्क, ठीक है। फल, तो मेवा, परिणाम, लाभ, शस्त्र का अग्रभाग, फल कहलाता है शस्त्र का अग्रभाग, ठीक है। तो यही सब चीज़ जो है यहाँ पास दिया गया है, ठीक है। और बाकी भी इसमें कोष्ट में भी इसी से संबंधित महत्वपूर्ण जो कि परीक्षा से संबंधित उपयोगी प्रश्न है उसको यहाँ पास दिया गया है इस डिब्बे में, ठीक है। और अनुप्रेक्षा में दिया गया है अंबर वगैरह का, तो चलिए 1 2 पढ़ लेते हैं। जैसे अंबर, तो वस्त्र, अनोस, कपास, अवरक, बादल, अमृत। और गो में देखिए गाय, पृथ्वी, दिशा, माता, सरस्वती, इंद्रिय और वाणी। और हर में देखिए प्रत्येक, शिव, हरण करने वाला, हल। और भीन में अंश के रूप में
जो संख्या उपयोग होता है वह, तो सभी चीज़ के बारे में बताया गया है। आगे इससे संबंधित 5 प्रश्न देख लेते हैं, जैसे कि द्विज के अनेकार्थी शब्दों में निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं आता है, तो विदेह नहीं आता है। अनेकार्थी शब्द नाग का निम्नलिखित में से एक अर्थ बताना है, तो क्या हो जाएगा, हाथी हो जाएगा। और निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गो का अर्थ नहीं है, तो हो जाएगा गज। क्या हो जाएगा, गज। अनेकार्थी शब्द अब्ज के गलत विकल्प का चयन करना है, तो क्या हो जाएगा, मेघ। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है वो पतवार का अर्थ है, ठीक है, तो इसका अर्थ जो है वो क्या है, तो कर्ण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग इससे संबंधित दूसरे टॉपिक पढ़ेंगे। आगे है विलोम शब्द के बारे में। ठीक है, तो विलोम शब्द का अर्थ होता है उल्टा। विलोम शब्द का क्या अर्थ होता है, उल्टा। यहाँ विशेष रूप से ध्यान देने की बात है कि शब्द का विलोम उसी व्याकरणिक कोटि का होगा जिसका वह मूल शब्द है। ठीक है, जिसका वह क्या है, मूल शब्द है, तभी विलोम बनेगा। तो एक साइड अनुलोम है, एक साइड विलोम है। जैसे अनुदार्थ क्या हो जाएगा, प्रतिक्रियाशील। अधिकृत क्या हो जाएगा, अंधिकृत। ठीक है, उसी प्रकार से अंधकार प्रकाश, अपना पराया, आर्स अनार्स। ठीक है, अभिसरण तो अपसरण, अनुरक्ति विरक्ति, अनाहुत तो आहूत, अर्जित तो अनर्जित। ये सभी जो है ना विलोम शब्द है। क्या है, विलोम शब्द है। ठीक है, तो काफ़ी सारा विलोम शब्द यहाँ दिया गया है। नगर तो ग्राम, निशित तो विहित, और बुद्धिमान तो बुद्धिहीन, और भक्ष्य तो अभक्ष्य, और रसीला तो नीरस, राष्ट्र प्रेम तो राष्ट्रद्रोह, और लब्ध तो प्रदत्त, वरिष्ठ तो कनिष्ठ। ये सब जो है ना विलोम शब्द दिया गया है। उसी प्रकार से देखिए, धर्म अधर्म, सृष्टि प्रलय, सुधा हलाहल, हास विकास, अर्थ इति उर्वर उसर, मानव दानव, पोषक, अनुराग विराग, दक्षिण वाम। ये सब जो है ना सभी के सभी जो है वो विलोम शब्द दिए हुए हैं। उसी प्रकार से ब्रह्म तो जीव, बहिरंग तो अंतरंग। ठीक है, प्राचीन तो आर्वाचीन, समष्टि तो व्यष्टि। ठीक है, उसी प्रकार से इधर भी दिया गया है, मृदुल तो रुक्ष, कलुष तो निष्कलुष, अधूरा तो पूरा, अर्पण तो ग्रहण, शोषक तो पोषक, कृतज्ञ तो कृतज्ञ, धर्म अधर्म, मुख वाचाल। ठीक है, इस साइड भी दिया गया था। इससे संबंधित 5 प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट। जंगम का विलोम बताना है, क्या हो जाएगा, स्थावर। सृष्टि का विलोम हो जाएगा प्रलय, और ईसर्तिप्त का विलोम हो जाएगा, इसका हो जाएगा अनिप्सित। ठीक है, और उत्कर्ष का बताना है तो इसका हो जाएगा अपकर्ष, और अंतर्मुखी का बताना है तो इसका हो जाएगा बहिर्मुखी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक के बारे में इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, आप इस पीडीएफ को अवश्य लीजिएगा दोस्तों, परचेज जरूर कीजिएगा, क्योंकि पीडीएफ बहुत ही आपको बेहद है परीक्षा उपयोगी, बहुत इंपॉर्टेंट है यह। देखिए, पर्यायवाची शब्द परिभाषा क्या है, तो समान अर्थ रखने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे कि वृक्ष तो तरु, पादप पेड़, अगम विपर द्रुम, आग में जात वेद, हुतासन कृषाणु, वैश्वानर, दहन, वायु सखा, पावक और अनल। ठीक है, उसी प्रकार सुंदर में देखिए तो चारु, ललित, रम्य, रण्मिक, मनोहर, सुहावन, रुचिर। अर्जुन में पार्थ, धनंजय, भारत, गुड़ाकेश और गांडीवधारी। आम में आम्र रसाल और पिक वल्लभ, फल श्रेष्ठ, सहकार, अमृतफल, और पिक प्रिया, प्रियम्बु और पिक बंधु। आकाश गंगा में मंदाकिनी, नभगंगा और सुर नदी और नभो नदी। ऊंट में देखिए उष्ट्र, महाग्रीव, लंबोष्ट और कमरेलक। ठीक है, चलिए कबूतर का देख लीजिए, जैसे कपोत, परावोत, रक्तलोचन, हारित और परेवा। ठीक है, गधा का देखिए खर, रासव, वैशाख नंदन और गदर्भ। तारा का देखिए नक्षत्र, तारक, उड़गन और सितारा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देखिए दुर्गा का सिंहवाहिनी और अजा, कालिका, चंडिका, भवानी, कल्याणी, कामाक्षी, धात्रा, अभया, सांभवी, महागौरी, चामुंडा, वागीश्वरी। ठीक है, ये सभी दुर्गा के हैं। ठीक है, और आगे है यमुना में सूर्य तन्या, तरनी तनुजा, जमुना, कालिंदी, रवि तन्या, रवि सुता, ये सब यमुना का है। तो बहुत सारे यहाँ पास आप देख सकते हैं कि पर्यायवाची भी दिया गया है। ठीक है,
चलिए, पर्यायवाची का शब्द जो है यहाँ पास मीनाक्षी का पर्यायवाची बताना है तो दुर्गा हो जाएगा। कौन सा शब्द नाग का पर्यायवाची नहीं है तो तुरंग हो जाएगा। यमुना का पर्यायवाची बताना है, कालिंदी हो जाएगा। कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है तो भूसुर हो जाएगा। और निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निशीथ का पर्यायवाची नहीं है तो तम हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप PDF लेकर के कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसके बाद दोस्तों मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। ठीक है, देखिए मुहावरा क्या है कि लोकमानस की चिर संचित अनुभूतियाँ हैं, उनके प्रयोग से भाषा की सजीवता वृद्धि होती है। ठीक है, देखिए मुहावरा कोई भी ऐसा वाक्यांश जिसका शब्दार्थ ग्रहण न करके कोई विलक्षण अर्थ ग्रहण किया जाता हो मुहावरा कहलाता है। और लोकोक्ति यह वास्तव में वही तीखी युक्ति होता है जो श्रोता के हृदय पर सीधा प्रभाव डालता है। इसे कहावत, प्रवाद, वाक्य, जनश्रुति आदि नामों से भी संबोधित किया जाता है। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पास दिया गया है कि अक्ल पर पत्थर पड़ना मने बुद्धि भ्रष्ट होना, जुत्तम पौजाई मने लड़ाई झगड़ा होना, कान का कच्चा होना, ठीक है, मने सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, घुटने टेकना मने हार मानना। ठीक है, कुछ ऊपर भी यहाँ पास दिया गया है कि कान में तेल डालना मने कुछ ना सुनना, और गांठ बांधना मने खूब याद करना। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से आगे भी कुछ दिया गया है। औंधी खोपड़ी होना मने निटप मूर्ख होना। ठीक है, मक्खी मारना मने खाली बैठना। ये सभी के सभी जो है ना यहाँ पास मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है मुहावरा दिया गया है यहाँ पास। ठीक है, जैसे देखिए अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा, सिर उठाना मने विद्रोह करना, खरगोश के सिंग निकलना मने असंभव होना, कपटी मित्र मने आस्तीन का सांप। बहुत सारे पर्यायवाची मुहावरा जो है हमने भी अपने चैनल में बहुत पहले ही अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो आप वहाँ से जा कर के अवश्य पढ़ेगा। ठीक है, चलिए आगे है इसके बाद कि कौड़ी को न पूछना मने निकम्मा होना। ठीक है, सारा काम रुक जाना मने गुड़ गोबर करना। ठीक है, आगे है कर भला तो हो भला मने सेवा करने वालों को अच्छा फल मिलता है। ठीक है, उसी प्रकार से कि अपनी ढपली अपना राग मने सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। आँखों के आगे नाक सूझे क्या खाक, आँख पर पर्दा पड़ने पर कुछ नहीं सूझता। चांदी का ऐनक लगाना मने किसी न किसी प्रकार का प्रतिष्ठा बनाए रखना। आप मियाजी मांगते द्वारा खड़े दरवेश मने दिनहीन व्यक्ति किसी की सहायता नहीं कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे इसके बाद है दोस्तों कि जर है तो नर नहीं तो खंडहर मने रुपयों से ही आदमी की इज्जत है। ठीक है, कोठी वाला रवै छप्पर वाला सवै मने बहुत अधिक धन चिंता का कारण होता है। ठीक है, आगे है इसके बाद लोकोक्तियाँ में कि देखिए सोरों का मुंह किसने धोया मने सामर्थ्यवान के लिए कोई उपाय नहीं है। ठीक है, पत्थर को जोक नहीं लगती, पत्थर मोम नहीं होता मने निर्दय व्यक्ति में दया नहीं होती। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा इसमें दिया गया है मुहावरा लोकोक्तियाँ। ठीक है, आप इसको अवश्य पढ़िएगा। 5 इंपोर्टेंट प्रश्न यहाँ से करते हैं कि आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है मने वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। आँखों में गड़ना मुहावरे का अर्थ बताना है आँखों में गड़ना। ठीक है, तो आँखों में गड़ना का मतलब हो जाता है मन में खटकना या वस्तु की पाने के उत्कृष्ट लालसा होना। दोनों सही है। आगे है सिर से पानी गुजर जाना, इसमें हो जाएगा सहनशीलता की सीमा टूट जाना। अकल पर पत्थर पड़ना, इसका मतलब हो जाएगा कि बुद्धि भ्रष्ट होना। ठीक है, और अंडे सेना का मतलब हो जाएगा घर में बेकार बैठना। ठीक है, चलिए आगे इससे संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप उन सभी प्रश्नों को अवश्य सोल्व कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे स्किप करते हैं इन सारे प्रश्नों को और आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे है दोस्तों तत्भव, तत्सम, देशज और विदेशज। ठीक है, तो चलिए पढ़ लेते हैं। तत्सम तत्भव का डिफिनेशन आप जान ही गए होंगे, देशज विदेश का पहले। ठीक है, सब चीज़ पहले हो गया है। ठीक है, चलिए देखिए
एक साइड है यहाँ पास तत्भव और एक साइड है तत्सम। माने घोड़ा तत्भव है और घोटक क्या है, उसका तत्सम है। फुर्ती तो स्फूर्ति, मुंह का हो जाएगा मुख, आंसू का हो जाएगा तत्सम अश्रु, अंधेरा का हो जाएगा अंधकार, काम का तत्सम हो जाएगा कर्म, और काज का हो जाएगा कार्य, अक्षर का हो जाएगा अक्षर, दूध का हो जाएगा तत्सम दुग्ध, आशीष का हो जाएगा आशीष, करोड़ का हो जाएगा कोटि। ठीक है, तो ये तत्भव तत्सम है। ठीक है, यहाँ पर उसी प्रकार से चांद का तत्सम हो जाएगा चंद्र, कंगन का हो जाएगा कंकन, कान का हो जाएगा कर्ण, विवाह का हो जाएगा विवाह तत्सम। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से कोयल का हो जाएगा कोकिला, बंदर का हो जाएगा वानर, गेहूं का हो जाएगा गोधूम, पसीना का हो जाएगा परिसत्र, बच्चा का हो जाएगा वत्स्य, भगत का हो जाएगा भक्त, साखी का हो जाएगा साक्षी, कोयल का हो जाएगा कोकिल, गांव का हो जाएगा ग्राम, मुंज का हो जाएगा श्रमछू, और हड़द का हो जाएगा हर्तकी, हिरण का हो जाएगा हरिण। ठीक है, तो तत्भव तत्सम भी यहाँ पास बहुत सारा दिया गया है। आगे देखिए देशी क्या होता है। देखिए ऐसे शब्द जो अनादिकाल से बोलचाल में व्यग्र व्याप्त होते आ रहे हैं, जिनकी व्युत्पत्ति व्याकरण लभ्य नहीं होता है, देशी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, देशी शब्द ये सब क्या होता है, देशी शब्द ये सब कहलाता है। ठीक है, विदेशी में देखिए कि हिंदी में विदेशी भाषाओं विशेषकर फारसी, अरबी, तुर्की, अंग्रेजी, पुर्तगाली, ये सभी जो भाषा है ना उसको शामिल किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पास हिंदी के देशज शब्द था। ठीक है, और अरबी शब्द में देखिए कौन कौन है, तो अरबी शब्द भी बहुत सारा है। अकल, अजब, अजायब, अजीब, असर, अहमक, अल्लाह, अदा, आदत, आदमी, आखिर, आसान, इलाज, इनाम, इस्तीफ़ा, ये सब अरबी के शब्द हैं इतना। ठीक है, सभी के सभी जो है ना ये सब अरबी के शब्द हैं। ठीक है, उसी प्रकार फारसी का शब्द देखिए, फारसी का अदा, अफसोस, आतिशबाजी, आबरू या आबदार, गरम, गिरह, गवाह, गुल, गुलाब, गोश्त, चरखा, चश्मा, चादर, और तनख्वाह, तरकस, तमाशा, ये सब क्या है, ये सब फारसी के शब्द हैं। ठीक है, चलिए पुर्तगाली के शब्द भी इसमें हैं, जैसे कि अलकतरा या आलपीन या अलमारी, बाल्टी, फीता, तंबाकू। अंग्रेजी का शब्द है जैसे अफसर, इंजन, अस्पताल, डॉक्टर, कप्तान। ठीक है, और परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण जो है यहाँ पास इधर प्रश्न जो है वो दिए गए हैं। ठीक है, चलिए तुर्की शब्द भी देख लीजिए, उर्दू, कजाक, काबू, कालीन, कुल्ली, कुंकी, कैंची, चकमक, चमचा, चीक, जुबुल, चेचक, जालिम, ये सब क्या है, ये सब तुर्क के शब्द हैं। और मिश्रित शब्द देख लीजिए, मिश्रित। ठीक है, जो मिश्र है, ठीक है, मिक्स हो गया है। ठीक है, तो मिक्स में जैसे हो जाएगा उपबोली में उपबोली हो जाएगा, भोजन गाड़ी हो जाएगा, रात्रि उड़ान हो जाएगा, ये सब मिश्रित है। ठीक है, अरबी फारसी का मिश्रित हो जाएगा अक्लमंद, गोताखोर, तहसीलदार। हिंदी फारसी हो जाएगा कटोर दान, अरबी हिंदी का हो जाएगा अखबार वाला, हिंदी और अंग्रेजी का हो जाएगा कपड़ा मिल, जांच कमीशन। ठीक है, ये सब लाठी चार्ज, ये सब हिंदी अंग्रेजी का मिश्रण हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है तत्भव तत्सम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। 5 प्रश्न करते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तत्भव नहीं है, एक शब्द तत्भव नहीं है, तो तस्कर नहीं है। गधा का तत्सम क्या हो जाएगा, गधा का गदर्भ हो जाएगा। पीरे का तत्भव क्या हो जाएगा, तो पीरे का हो जाएगा पिया। और आगे है निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो तत्भव नहीं है, तो साय तत्भव नहीं है। एकल शब्द का तत्भव बताना है तो क्या हो जाएगा, अकेला। ठीक है, बाकी आप इस PDF ले लीजिएगा, PDF से सारे प्रश्न को कंप्लीट अवश्य कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है वर्तनी में शुद्ध अशुद्ध के बारे में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास एक साइड लिखल है कवित्री, एक साइड लिखा है कवित्री। इधर है गलत, इधर है सही। जैसे विदुषी, विदुषी ठीक है। क्लेश, क्लेश ऐसे होगा। श्रृंगार, श्रृंगार ऐसे होगा। उज्ज्वल, उज्ज्वल ऐसे होगा। शुश्रूषा ऐसे हो जाएगा, शुश्रूषा। उज्ज्वल ऐसे होगा। दुर्निवार ऐसे होगा, दुर्निवार। और आगे है पौरुष, तो पौरुष हो जाएगा। अधीन, अधीन ऐसे होगा। हस्तक्षेप, हस्तक्षेप ऐसे होगा। यानी, यानी ऐसे होगा। द्वंद्व ऐसे होगा। आज जिजीविषा, तो जिजीविषा ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से बहुत सारा जो है हमारे पास दिया गया है। जैसे जागृत, तो जागृत हो जाएगा। उज्ज्वल, उज्ज्वल ऐसे होगा। ठीक है, सरचंद्र, सरचंद्र ऐसे होगा। अनुग्रहित, अनुगृहित हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारा जो है इसमें
ट्रू फॉल्स भी दिए हुए हैं। शताब्दी शताब्दी ऐसे होगा, ज्ञान ज्ञान ऐसे होगा, सृष्टि सृष्टि ऐसे होगा, आरोग्य आरोग्य ऐसे होगा, नुपुर नुपुर ऐसे होगा। ठीक है, तो बहुत सारा जो है ना यहाँ पास दिया गया है। ठीक है, जैसे कि प्रथा तो प्रथा हो जाएगा, शुश्रूषा तो शुश्रूषा हो जाएगा, वृक्ष तो वृक्ष हो जाएगा। ठीक है, जाह्नवी तो जाह्नवी हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारा जो है इसमें भी अशुद्ध और शुद्ध के लिए दिए हुए हैं। जैसे वेश वेश ऐसे हो जाएगा, सन्मुख सन्मुख ऐसे हो जाएगा, सौंदर्य सौंदर्य ऐसे होगा। आगे है इसके बाद कि दृश्य दृश्य ऐसे हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप इसको अवश्य ट्राई कीजिएगा, पीडीएफ से पढ़ने का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी इसमें जो है वो प्रश्न दिया गया है। ठीक है, आप इसको भी अवश्य करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे है अर्थबोध। आगे क्या है, आगे है अर्थबोध। तो अर्थ जो होंगे वो दो प्रकार के होंगे, एक तो सार्थक एक निरर्थक। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास कनक का मीनिंग होता है सोना और धतूरा, सरस का रस के युक्त, शशांक का चंद्रमा होता है। तो ये सब अर्थ के बारे में बताया गया है। जैसे कि देखिए सत्यवादी माने सत्य बोलने वाला, कृतज्ञ माने किए गए उपकार को मानने वाला, निकृष्ट माने नीच। ठीक है, अवनी माने धरती पृथ्वी भू, नीलकंठ माने जिसका कंठ नीला रंग का हो, अंबर आकाश नभ अब्र, ये सब क्या है, अव्यय तो अक्षय नित्य, ये सब क्या है तो इसका अर्थ है। ठीक है, जैसे कनक का हो जाएगा सोना चाहे धतूरा, ब्रह्म का हो जाएगा सच्चिदानंद स्वरूप जगत का मूल तत्व या ईश्वर परमात्मा, हरितिमा का हो जाएगा हरापन या हरियाली, और अतिथि का हो जाएगा कि जिसकी तिथि निश्चित ना हो अतिथि। ये सभी उसका अर्थ दिया गया है। और यहाँ से आपके लिए अनुच्छेद भी दिया गया है। ठीक है, एक अनुच्छेद आप यहाँ से अवश्य पढ़िए और उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आंसर करने का कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक अनुच्छेद हम लोग पढ़ ही लेते हैं, जैसे कि अनुच्छेद नंबर 11 है। देखिए मनु बहन ने पूरे दिन की डायरी लिखी, लेकिन एक जगह लिख दिया सफाई वगैरह की। ठीक है, गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर उस पर अपने हस्ताक्षर करते थे। आज की डायरी पर हस्ताक्षर करते हुए गांधी जी ने लिखा, काटने की गति का हिसाब लिखा जाए, मन में आए हुए विचार लिखे जाएं। ठीक है, और जो जो पढ़ा हो उसकी टिप्पणी लिखी जाए, वगैरह का उपयोग नहीं होना चाहिए। डायरी में वगैरह शब्द के लिए कोई स्थान नहीं है। जिसने जो पढ़ा हो वह लिखा जाए। ऐसा करने से पढ़ा हुआ कितना पच गया है यह मालूम हो जाएगा। जो बातें हुई हो वे लिखी जाए। मनु ने अपनी गलती का एहसास किया और डायरी विद्या की पवित्रता को समझा। ठीक है, गांधी जी ने पुनः मनु से कहा, डायरी लिखना आसान कार्य नहीं है, यह इबादत करने जैसी विद्या है। हमें शुद्ध व सच्चे रूप से प्रत्येक छोटी बड़ी घटना को निष्पक्ष रूप से लिखना चाहिए, चाहे कोई बात हमारे विरुद्ध ही क्यों न जा रही हो। इससे हमें सच्चाई स्वीकार करने की शक्ति प्रदान होती है। ठीक है, गांधी के रोचक संस्मरण था। तो प्रश्न है कि मनु को अपनी किस गलती का एहसास हुआ, तो उन्होंने डायरी में वगैरह शब्द का प्रयोग किया, इसका एहसास हुआ। ठीक है, आगे है कि गांधी जी ने वगैरह शब्द पर अपनी आपत्ति क्यों जताई। ठीक है, क्योंकि वगैरह शब्द के कार्य और विचार में स्पष्टता नहीं होती है। गांधी जी ने डायरी लिखने को इबादत करने जैसे क्यों बोला, क्योंकि दोनों में सच्चाई और ईमानदारी होनी चाहिए। डायरी लिखना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि, तो डायरी लिखना महत्वपूर्ण आप बताना है कि महत्वपूर्ण क्यों है। ठीक है, तो डायरी लिखना जो महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे व्यक्ति का स्वयं विश्लेषण करना और स्व मूल्यांकन करने में आसानी होती है। ठीक है, और देखिए कार्य शब्द का तद्भव रूप बताइए अनुच्छेद से, क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार अनुच्छेद भी इसमें जो है बहुत सारा अनुच्छेद इसमें शामिल किया गया है। चलिए देखिए आगे है संज्ञा से आरंभ होता है। ठीक है, तो संज्ञा ये सब के बारे में हमने पहले ही पढ़ा चुके हैं दोस्तों। हम आपको उस संज्ञा जो टॉपिक है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, प्लेलिस्ट में
जेएसएससी सीजीएल हिंदी के प्लेलिस्ट में लिंक रहेगा, आप वहाँ जा कर के आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। या इसी पीडीएफ से हम लोगों ने पहले वीडियो बना चुके हैं, तो आप इस पीडीएफ को अवश्य खरीदें मात्र 9 रुपये में, और उस पीडीएफ को अच्छे ढंग से अवश्य पढ़िए, ठीक है। बाकी इसका पीडीएफ जो है कुछ इस प्रकार का है, ठीक है। इस पीडीएफ को हम लोग पहले पढ़ चुके हैं दोस्तों, इसलिए इस पीडीएफ में आपको वो सारी चीज़ें डिस्कस नहीं हो रही है। बाकी हम लोगों ने पहले से ही वीडियो को अपलोड कर चुका है, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।